हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। सोवियत यूनियन क्यों टूटा, इसके रीजन टूटने के पीछे क्या क्या कारण थे। क्वेश्चन ही बन सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन। अगर पूछता है एक्सप्लेन करने के लिए तो सारे रीजन आप बता सकते हो, बड़ा क्वेश्चन बनेगा। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोज नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो वीडियोज देखें, ताकि आपकी मतलब क्लियरिटी हो सके। नए सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। फिलहाल इस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। चैप्टर 1 हो गया है। बुक आपकी जो है वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। तो शुरुआत करते हैं कि क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है क्यों सोवियत यूनियन टूटा, टूटने के पीछे क्या कारण थे। आप सबको पता है पहले एक बहुत बड़ा एक मतलब कंट्री हुआ करता था यूएसएसआर। ये वही यूएसएसआर है जो टूटने के बाद 15 रिपब्लिक्स में ब्रेक हो जाता है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जैसे मेनली इंटरनल वीकनेस। सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की इंटरनल वीकनेस इतनी ज्यादा थी कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हम अगर सोवियत यूनियन का पार्ट बनेंगे या सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होंगे, तो अगर ये सिस्टम अपनाएंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सोवियत यूनियन जो है लोगों की एक्सपेक्टेशंस या एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। उसके पीछे कुछ गहरे कारण थे, जैसे इंटरनल वीकनेस। जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कैसे थे, इंटरनली वीक थे, जिसकी वजह से सोवियत सिस्टम क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। अगर हम सोवियत सिस्टम कहें या यूएसएसआर कहें, बात एक ही है, मैं कई बार बता चुका हूं। अब हम मेनली डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन कॉजेज। मेन कॉजेज कितने थे, तो एक एक करके सारे कॉजेज हम डिस्कस करेंगे। पहला कारण देखेंगे, फेल टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। आप सबको पता है जैसे ही सोवियत यूनियन बना था तो लोगों को लग रहा था यार अब तो पहले जैसी समस्या हमारी नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको पता है सोवियत यूनियन बनने से पहले रशियन एम्पायर हुआ करता था। रशियन एम्पायर हुआ करता था और रशिया की क्रांति आपको पता है सब कब हुई थी, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। और रशियन रेवोल्यूशन के बाद कुछ समय बाद ही फिर बन जाता है यूएसएसआर। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर आपको पता है जार निकोलस जो थे राजा थे रशिया के, और उस टाइम पे जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बाद में जब वो क्रांति होती है राजा के खिलाफ तो यूएसएसआर बनता है। तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार अब तो हम मतलब बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हैं, अब तो सबको मतलब एक तो इक्वलिटी आ जाएगी सोसाइटी में, इकोनॉमिक इक्वलिटी आ जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसे करके लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे। मगर ये उम्मीदों पर सोवियत यूनियन खरा नहीं उतरता है। और उसके पीछे रीजन जो है वो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं था। पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरनली वीकनेस देखने को मिलेगी। पार्टी में कुछ ही लोगों का कंट्रोल हुआ करता था और पूरे देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल चलता था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। अपोजिशन पार्टी थी नहीं। साथ ही साथ में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे वो भी बहुत ज़्यादा कमजोर थे, बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से एक तो ये कारण माना जाता है कि जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, एस्पिरेशंस मतलब लोगों की जो इच्छाएं थी, लोगों की जो आकांक्षाएं थी, लोगों के जो सपने थे, उन पर खरी नहीं उतरती है सोवियत यूनियन की सरकार। तो एक तो ये रीजन माना जाता है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। दूसरा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब दो तीन वर्ड आपने सुने होंगे, एक तो सुना होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं उनको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी का टर्म है इन्फ्लेशन। ऐसे ही एक होता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब है बहुत ज्यादा ग्रो ना करना, जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन में बने रहना। मतलब इकोनॉमी ना बहुत ज्यादा डाउन जा रही है ना अप जा रही है, जैसे हैं वैसी स्टैंड स्टिल कंडीशन में इकोनॉमी इनकी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड स्टिल में हो जाती है। तो उसके पीछे कई सारे रीजन दिए जाते हैं। इन्होंने इनका जो ध्यान था, इनका ध्यान जो इकोनॉमी को छोड़कर बाकी बाकी चीजों पर ध्यान जाता था, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा। और कई सालों तक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होने की वजह से आपके पे क्या देखने को मिलता है, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, खाने पीने की चीजें, उनकी बहुत ज्यादा कमी होने लग गई थी। और अब तो वहां के लोगों ने ही, सोवियत सोसाइटी के लोगों ने ही अपनी सरकार पर डाउट करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी सरकार को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। भैया तुम तो बड़े लंबे लंबे सपने दिखा रहे थे, अब कहाँ गए तुम्हारे वो सपने, क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, क्यों लोगों को खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है। तो यहाँ पर लोग बाग जो है अब क्वेश्चन करने लग जाते हैं, डाउट करने लग जाते हैं। साथ के साथ में अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बने, आपसे कोई पूछे क्यों सोवियत यूनियन में या यूएसएसआर में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की कंडीशन आई। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की कंडीशन इसलिए आई क्योंकि सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, अपनी इकोनॉमी का जो रिसोर्सेज थे, मतलब जो अपना धन था, अपना जो पैसा था। अब ये भी चीज आपको नहीं भूलनी है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि 1945 से लेकर 1991 तक, है ना, यूएसए वर्सेस
यूएसएसआर, ये चल रहा था कोल्ड वॉर। देखो कोल्ड वॉर का एंगल आपको हमेशा बैकग्राउंड में रखना है। अगर आपको बैकग्राउंड में चीज़ें क्या चल रही हैं वो पता रहेगा, तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, हम लाइन टू लाइन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, लाइन टू लाइन उसका अनुवाद भी नहीं कर सकते, उससे चीज़ें कभी क्लियर नहीं होंगी। हमेशा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो ध्यान दो। आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 से लेकर 1991 के बीच में। इस कोल्ड वॉर के दौरान इन दोनों में एक आइडियोलॉजिकल रेस चल रही थी, कौन ज़्यादा मतलब सुपर पावर कौन सी ज़्यादा मतलब पावरफुल है ना? यूएसए कह रहा कि आई एम द बेस्ट और यूएसएसआर कह रहा है आई एम द बेस्ट, ठीक है? और दोनों ही सुपर पावर अपनी-अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने में लग रही थी। दोनों के बीच में रेस चल रही थी, आर्म्स रेस चल रही थी, स्पेस रेस चल रही थी, है ना? इकोनॉमी को लेके रेस चल रही थी। तो ये चीज़ आपको बैकग्राउंड में ध्यान रखनी है। तो इसी रेस की वजह से तो सोवियत यूनियन जो था अपनी इकोनॉमी का बहुत सारा जो पैसा था, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उनको खर्च कर रहे थे ये। एक तो न्यूक्लियर वेपन्स मेंटेन करने में, दूसरा मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। मिलिट्री आर्सेनल मतलब हथियार-वथियारों पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। प्लस जो कंट्रीज़ यूएसएसआर के प्रभाव में थे, जैसे मान लो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, है ना? अमेरिकन कुछ कंट्रीज़ हो गए, तो जो कंट्री यूएसएसआर के प्रभाव में थे, यूएसएसआर उनको हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, लो भैया हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। खुद की मतलब खुद की हालत खराब पड़ी है, दूसरों की हालत मतलब सुधारने में लग रहे हैं, ऐसी कंडीशन थी, यूँ समझ लो। तो जो कंट्री यूएसएसआर के प्रभाव में थे, पहली बात तो उन कंट्रियों को हम बोलेंगे सॉरी सैटेलाइट स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट स्टेट बोलेंगे। तो सैटेलाइट स्टेट ये वो स्टेट है जो यूएसएसआर के अंडर में थे, किसी के भी अंडर में हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी पावरफुल कंट्री होता है, जिसके अंडर में जो छोटे-छोटे कंट्रीज़ होते हैं, जो उनके मतलब दादागिरी से चलते हैं या फिर उनके मतलब प्रभाव में चलते हैं, तो उनको आप सैटेलाइट स्टेट बोल सकते हो। तो जो कंट्री यूएसएसआर से हेल्प लेते थे, यूएसएसआर से फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं और मिलिट्री हेल्प ले रहे हैं, तो उन स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट स्टेट। तो यूएसएसआर क्या कर रहा था? सैटेलाइट स्टेट को डेवलप कर रहा था, कहाँ पे? ईस्टर्न यूरोप में और खुद सोवियत सिस्टम के अंदर। तो इसमें अब डायरेक्टली तो ये मतलब हेल्प मतलब डेवलप नहीं कर पाएँगे। तो सैटेलाइट स्टेट डेवलप करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके मतलब ये स्टेट इनको मेंटेन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा यूएसएसआर पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ जाता है और इसको ये झेल नहीं पाए, जिससे इनकी कंडीशन बद से बदतर होने लगती है। अब देखो यार, आप ना सिटीज़न्स को ब अपने देश के लोगों को बहुत लंबे समय तक आप बहका के नहीं रख सकते, बरगला के नहीं रख सकते कि भैया वी आर द बेस्ट, हम हमेशा बेस्ट हैं। अब लोगों को ना यूएसएसआर के लोगों को दिखने लग गया है कि यार ये जो वेस्ट के कंट्रीज है ना, अमेरिकन कंट्री हो गए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो हैं, ये वाक़ई में डेवलप कर रहे हैं यार। इनको इनके बारे में पता चलने लग गया। अब जब पता चलने लग गया, तो सिंपल सी बात है ये अपने खिलाफ सरकार के क्या हो जाएँगे? खिलाफ हो जाएँगे, ठीक है? तो ऑर्डिनरी सिटिज़न्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट इकोनॉमिक एडवांस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ का मतलब हमारे यहाँ पे इससे है यूएसए, यूएसए के अलाइज़ और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे, इनको हम बोल रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। तो यहाँ के जो आम आदमी थे सोवियत यूनियन के, उनको इन कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट होने लग रहे हैं ना यार, उनके यहाँ पे के इनकी इकोनॉमी क्या गजब की मतलब ग्रो कर रही है। यहाँ पे स्पेस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है और हम अभी के अभी बहुत ज़्यादा, हालाँकि इतने ज़्यादा पिछड़े नहीं थे, मगर कंपैरेटिवली तो ये पिछड़ जाते हैं। ये इनको लगने लग जाता है कि यार हमारे बीच में और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में जो सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है और ये गैप का कारण क्या है? ये सोवियत सिस्टम है और इसी सोवियत सिस्टम को हमें खत्म करने की ज़रूरत है। अगला रीज़न है पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। पॉलिटिक्स में भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। यही पार्टी क्या कर रही है? रूल कर रही है। अपोज़िशन पार्टी यहाँ पे है नहीं। 70 साल हो गए, एक ही पार्टी रूल कर रही है और पार्टी भी अपने कामों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है लोगों के प्रति। यार पार्टी कोई भी रूल करती है, तो वो क्या होती है? वो कहती है भैया हम अकाउंटेबल हैं, हम ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे जो भी कुछ भी हो रहा है, उसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं। मगर यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कह रही है वी आर नॉट रिस्पांसिबल, हम रिस्पांसिबल नहीं है। तो यार लोग कहेंगे जब रिस्पांसिबल ही नहीं है तो भैया तुम रूल काहे कर रहे हो? हट जाओ यहाँ से फिर। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी, प्रशासन के फील्ड में भी अब आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाते हैं? जनरली जो सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। जैसे भारत में आईएएस, आईपीएस है ना? ये सारे के सारे जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। यहाँ के लोग जो थे, यूएसएसआर के जो लोग थे, आम जो लोग थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थे। पहली बात, यहाँ पे कुछ भी काम करवाने जाओ, बहुत ज़्यादा काम स्लो होता था। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन था, बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, लोगों को परेशान करते थे, सताते थे।
है ना परेशान कर देते, और एक्सट्रीम लेवल पर करप्शन हो रहा था। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में देखो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। साथ के साथ में जो सिस्टम है अपनी खुद की गलतियों को सही नहीं करता था, खुद अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको करेक्ट नहीं करते थे, और साथ के साथ में पूरे देश में एक ही पार्टी रूल कर रही है, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। उसका मतलब कंट्रोल चलता था, वो जैसे कहती थी वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन करता था, और गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है लोगों को पता नहीं चलता था, कोई ट्रांसपेरेंसी सरकार में थी नहीं। तो ये भी एक रीजन माना जाता है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का। और और मतलब इन्होंने लास्ट में फिर जो मतलब रही सही कसर को निकाल देते हैं, गोरबाचेव निकाल देते हैं। गोरबाचेव के टाइम पे यूएसएसआर के लोगों ने थोड़ी सी फ्रीडम का मजा चख लिया था, थोड़ी सी डेमोक्रेसी का मजा चख लिया था, तो इसलिए लोग अब पुराने वाले सिस्टम को चाहते नहीं थे। तो गोरबाचेव ने प्रॉमिस किया था कि भैया जो आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है यूएसएसआर की, मैं उनको खत्म कर दूंगा। गोरबाचेव आपको पता है 1985 में और जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन उसके जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं अपनी इकोनॉमी को, मैं यूएसएसआर की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल दूंगा। और आपको पता है ये दो रिफॉर्म लेके आए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट हैं। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चर कर देंगे अपनी इकोनॉमी को, है ना, और ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस लेके आएंगे, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, लोगों को बोलेंगे कि आप भाई आप चाहो आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप मतलब सरकार से पूछ सकते हो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये रिफॉर्म लेके आए थे कौन, गोरबाचेव लेके आए थे। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि तो हम इकोनॉमी को रिफॉर्म लेके आएंगे, साथ ही साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की हम बराबरी करेंगे, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज हमसे आगे चल रही हैं तो हम भी अपनी यूएसएसआर की इकोनॉमी को उनसे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और साथ के साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ज़्यादा जो मतलब टाइट है ना, उसको हम थोड़ा लूज कर देंगे, लोगों पर वो मतलब आराम से, है ना, सावधानी से या नरमाई से मतलब पेश आएंगे और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब गोरबाचेव से भी दोनों तरफ से लोग परेशान होने लग जाते हैं। एक तो गोरबाचेव से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग परेशान हो गए, और दूसरा लोग जो मतलब वहाँ के लोग थे वो गोरबाचेव से परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? तो उसका रीज़न है। पहली बात, सोवियत सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस हुआ करते थे, तो कुछ सेक्शंस को ऐसा लगता था कि गोरबाचेव को थोड़ा और तेज़ चलना चाहिए। गोरबाचेव को थोड़ा जल्दी-जल्दी रिफ़ॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो इतना धीरे-धीरे जो गोरबाचेव रिफ़ॉर्म ला रहे हैं, इससे मज़ा नहीं आ रहा है। तो कुछ सोसाइटी के लोगों को क्या लगता था कि गोरबाचेव कैसे चल रहे हैं, धीरे-धीरे चल रहे हैं, इनको शायद थोड़ा फ़ास्ट चलना चाहिए था। ये जो रिफ़ॉर्म लेके आ रहे हैं, थोड़े रिफ़ॉर्म तेज़ लेके आने चाहिए थे। तो ये जो लोग थे ना कुछ, तो ये डिसअपॉइंटेड थे और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे इनके मेथड से। इनको लगता था कि गोरबाचेव रिफ़ॉर्म तो ला रहे हैं मगर बहुत स्लो ला रहे हैं, वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद गोरबाचेव। तो एक मतलब जो सेक्शन है इसकी सोवियत सोसाइटी का, उनसे क्या होने लग जाता है, नाराज़ होने लग जाता है। अब यार कम्युनिस्ट पार्टी अपना खुद का एजेंडा चला रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी खुद की पॉलिसी थी। गोरबाचेव आते ही कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसी को चेंज करने लगे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो एकदम जो हार्ड लाइनर्स थे, एकदम कट्टर जो लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो एकदम स्ट्रांग बिलीवर्स थे, वो कह रहे हैं यार गोरबाचेव क्या कर रहा है? गोरबाचेव तो हमने जो सिस्टम बनाया उसको खत्म करने में लग रहा है, और अगर इन्होंने सिस्टम अगर ये खत्म कर दिया तो हमारी पावर खत्म हो जाएगी, हमको मिलने वाली स्पेशल पावर्स जो हैं, स्पेशल जो अधिकार है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो दूसरा, इससे इसकी खुद की पार्टी के लोग भी क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। देखो, द मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड हु सर्व्ड बाय द सिस्टम फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग एंड गोरबाचेव वाज मूविंग टू क्विकली। तो उनको जो पार्टी में जो लोग थे, सिस्टम में जो लोग थे, उनको लग रहा था कि भैया गोरबाचेव बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बहुत तेजी से रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, इससे तो हमारी पावर और जो प्रिविलेजेज हैं, विशेष अधिकार जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार गोरबाचेव जो हैं दोनों तरफ से सपोर्ट खो देते हैं। इनका पार्टी में भी सपोर्ट खत्म हो जाता है, जनता में भी सपोर्ट खत्म हो जाता है, और पब्लिक ओपिनियन इनके टाइम पे डिवाइड हो गई थी। और लास्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवरेनिटी। अब यूएसएसआर के अंदर बहुत सारे रिपब्लिक्स थे, इनमें मतलब एक डिमांड उठने लगती है कि यार हमें तो तुम इंडिपेंडेंट कर दो, हम तो अपने हिसाब से रहेंगे, प्लस हमें तो सोवरेन बना दो। सोवरेन का मतलब एक ऐसा देश बना दो जिसको जिसके पास डिसीजन लेने की पावर हो, जिसको मतलब बाहर से कोई इम्पैक्ट ना करे, जो मतलब पूरी तरह से आज़ाद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सोवरेन। तो जब खुद डिसीजन लेने की पावर किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों के हाथ में आ जाए तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, सोवरेन कहेंगे। तो यहाँ पे जो बहुत सारे रिपब्लिक्स थे वो कहने लग जाते हैं कि भैया आप तो हमें आज़ाद होना है, और वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लग जाती है। इसलिए फाइनली जो यूएसएसआर है वो ब्रेकअप हो जाएगा उसका, है ना। तो द यू राइज ऑफ नेशनलिज्म, यहाँ पे यूज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द राइज of nationalism and desire for sovereignty in various republic like रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक रिपब्लिक। देखो बाल्टिक नेशन में 3 देश आते हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसकी बगल में एक्चुअली बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी के पास जो देश है उनको हम बाल्टिक नेशंस या बाल्टिक रिपब्लिक्स बोलते हैं। तो और बाकी जो भी हैं
मतलब देश हैं, इनमें यहाँ पे जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग डेवलप होती है और सोवरेंटी की जो फीलिंग डेवलप होती है, ये यूँ समझ लो इमीडिएट कॉज था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है। और फाइनली 1991 में जाके ये पूरा यूएसएसआर 15 रिपब्लिक्स में टूट जाता है। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन, सो दैट आप आने वाले वीडियोज को भी देख सकें और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद।